Hello students, I think I should not leave this much content. I should begin the next stanza. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. I told you that green wars means war against nature, war against environment, war against humanity. ठीक है. Wars with gas means by using gaseous armament like atom bombs. ठीक है. Wars with fire by using fire armament. Victory with no survivors means such people may get victory, but what is the benefit of such a victory when there will be no survivor? ठीक है. So देखिए पैराफ्रेजिंग इसकी. Those refers to the statements and the scientists who are involved in initiating and aggravating wars. Green wars, wars with gas, wars with fire, refers to the chemical wars which man is waging against man and nature. Chemical wars which man is waging against man and nature. Man's activities are polluting the nature and chemical. यानी मैन की जो एक्टिविटीज हैं वो क्या कर रही हैं? पॉल्यूटिंग द नेचर एंड केमिकल एंड न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएटेड बाय हिम हैव ब्रॉट मैनकाइंड टू हिज एंड. यानी उसको उसके अंत तक ले आए हैं. मैंस एक्टिविटीज आर इंडीड दैम टूवर्ड्स देयर डूम. यानी हमारी जो एक्टिविटीज हैं, इंसान की जो एक्टिविटीज हैं, वो उसे किधर ले जा रही हैं? डेथ की तरफ ले जा रहे हैं. डूम का मतलब क्या होता है? डेथ. ठीक है. The wars which man is waging against nature will one day convert this living planet into a dead one. यानी जिस तरीके की लड़ाइयाँ आज नेचर के अगेंस्ट में इंसान लड़ रहा है ना, वो उससे यानी इस प्लानट को कन्वर्ट कर देंगे किस में? डेड वन में. ठीक है. एंड ह्यूमन बीइंग्स विल बिकम एन एक्सटिंक्ट स्पेसीज. जैसे दूसरी स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो गई ना, ऐसे ह्यूमन बीइंग एक दिन कैसी हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी प्रजाति ह्यूमन बीइंग की. द वे मे बी द वॉर में बी अ विक्ट्री ऑफ मैन साइंटिफिक नॉलेज. हो सकता है कि साइंटिफिक नॉलेज की जीत हो इस लड़ाई में, बट देयर कुड बी नो सर्वाइवर्स टू सेलिब्रेट दिस विक्ट्री. लेकिन ऐसी विक्ट्री को सर्वाइव करने वाला कोई भी नहीं बचेगा. यानी सब लोग क्या हो जाएंगे? एक दिन मारे जाएंगे, क्योंकि प्लेनेट का एंड होना मानवता का अंत होना है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज when man put on clean clothes. I told you that clean clothes also symbolizes positive attitude. ठीक है. So when man put on clean clothes without bloodshed and for some time do not involve in any activity, they would reflect inwardly and thus halt their destructive activities. यानी अगर इंसान जो है अपने एटीट्यूड को ठीक कर लेता है, पॉजिटिव कर लेता है, विदाउट ब्लडसेड यानी बिना लड़ाई के रहता है, एंड फॉर सम टाइम डू नॉट इन्वॉल्व इन एनी एक्टिविटी, और हो सकता है कुछ टाइम तक किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, दे वुड रिफ्लेक्ट इनवार्डली एंड दस दैट हॉल्ट. यानी वो जो है इनवार्डली क्या होंगे? रिफ्लेक्ट होंगे एंड द हॉल्ट देयर डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़. और इस तरीके से उनकी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ इंटरस्पेक्शन के टाइम में क्या हो जाएंगी? हॉल्ट हो जाएंगे, रुक जाएंगे. इसीलिए पोइट क्या कह रहा है? बार बार इंटरस्पेक्शन करने की कह रहा है. द पोइट यूजेज दिस एज अ मेटाफर फॉर क्लीनिंग द सोल. यानी फॉर क्लींसिंग द सोल. जो क्लीन क्लोथ है ना, क्लीन क्लोथ को मेटाफर के रूप में यूज कर रहा है और कह रहा है कि सोल को क्लीन करना है आपको कपड़ों के साथ साथ. माइंड एंड हार्ट्स को क्लीन करना है. ऑफ इल फीलिंग, हैट्रेड एंड वायलेंस को दूर करना है आपको. देयर शुड बी सिंपैथी फॉर, और क्या होना चाहिए आपके अंदर? सिंपैथी होनी चाहिए. पीपल शुड रेस्ट पीसफुली इन द क्वाइट शेड ऑफ ट्रीज. यानी लोगों को रेस्ट करना चाहिए क्वाइट शेड ऑफ ट्रीज के नीचे. ठीक है. वन मैन कैन वियर क्लीन क्लोथ. जब इंसान जो है अपना एटीट्यूड सुधार लेता है ना, जब वो ऊपर से और अंदर से दोनों तरफ से जो है, बाहर से अंदर से क्लीन हो जाएगा ना, एंड वॉक अराउंड लेजरली, और खाली टाइम में घूमेगा, ही विल रियलाइज द स्ट्रेंथ एंड बिकम कॉन्शियस यूनिवर्सल ब्रदरहुड. और वो जो अपनी ताकत का एहसास कर लेगा, एंड क्या हो जाएगी? ही विल बिकम कॉन्शियस ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड. यानी जो सार्वभौमिक भाईचारे की भावना है ना, उससे कॉन्शियस हो जाएगा. ठीक है. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स. इट इज़ अ पैराडॉक्स. पीपल हु विन अ वॉर क्लेम टू पोजेस विक्ट्री. यानी जो लोग लड़ाइयाँ जीत चाहते हैं वो विक्ट्री को विक्ट्री के लिए क्लेम करते हैं. बट इज दैट सो? क्या ऐसा है? हैव दे नॉट लॉस्ट
प्रेशस लाइफ्स इन द प्रोसेस, क्या वो लोग जो अपनी कीमती लाइफ और प्रॉपर्टी को नहीं खो देते हैं लड़ाई की इस प्रोसेस में? हाउ देन कैन दे क्लेम टू हैव हैड विक्ट्री, तो इस तरीके के लोग जो किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं कि उन्होंने विजय हासिल कर ली है? ठीक है, यानी जब वो खुद भी अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी को लूज कर रहे हैं तो वो भी नहीं इस बात को क्लेम कर सकते कि हमने विक्ट्री हासिल कर ली है। राइट। ऑल वॉर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द लैक ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, यानी लैक ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से उत्पन्न होते हैं सारे वॉर्स, एंड द अंडरस्टैंडिंग दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल, और ये समझदारी कि सारे इंडिविजुअल्स कैसे हैं, विच इज वाई द पोएट स्ट्रेसेस ऑन इंट्रोस्पेक्शन, इसीलिए पोएट जो बार बार फोकस कर रहा है इंट्रोस्पेक्शन पर। ठीक है, देयर कैन बी टू इंटरप्रिटेशन ड्रॉन आउट फ्रॉम द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द पैराग्राफ, यानी और भी कुछ हो सकती है इंटरप्रिटेशन पैराग्राफ की लास्ट फ्यू लाइन से। ठीक है, स्टेंजा की लास्ट फ्यू लाइन से। वन इंटरप्रिटेशन expounds that the people responsible for war such as politicians, यानी एक तो ये है कि people responsible for war such as politicians, scientists trigger the war and later stage in the shade, वो लड़ाइयाँ तो लड़ लेते हैं and later stage in the shade walking hand in hand with the rival as brothers, यानी राइवल होने के बावजूद राइवल के साथ साथ वो जो है भाइयों की तरह जो आराम से घूमते रहते हैं पॉलिटिशियंस और साइंटिस्ट। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी। while thousands of lives are lost in the battle, जबकि हजारों जिंदगियां जो क्या हो जाती हैं, खो जाती हैं बैटल में। another explanation is that people are never happy to go to war, लोग जो कभी भी खुश नहीं होते युद्ध में जाकर के या लड़ाई लड़के। they realize the absurdity of victory from war, यानी युद्ध से जो विजय प्राप्त होती है ना उसके बेतुकेपन को रियलाइज कर लेते हैं लोग। ठीक है, as a result of दिस रिफ्लेक्शन पीपल कैन बी फ्रेंडली एज ब्रदर्स, लोग जो फ्रेंडली हो सकते हैं, भाईचारे की तरह रह सकते हैं। एंड वॉक अबाउट इन शेड डूइंग नो वायलेंस, और बिना वायलेंस के जो है छायादार पेड़ों के नीचे या अपने घरों में बैठ सकते हैं। ठीक है, वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी मैं जो एक बार और बता देता हूँ, इसका सम अप कर देता हूँ। टोटल इनएक्टिविटी इम्प्लाइज टू अ फेज ऑफ कंप्लीट स्टैग्नेशन। ठीक है, where no activity is taking place on the face of the earth. He wants him to continue with this positive and constructive activities for the good of mankind, यानी जो पोइट चाहता है वो ये कह रहा है कि हमें जो है क्या करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है। ही नेवर फेवर्स पैसिविटी एंड डेथ, वो बिल्कुल भी पैसिविटी और डेथ को फेवर नहीं करता। ठीक है, लाइफ इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस एंड दज इज ऑल अबाउट बीइंग अप। ठीक है, एंड डूइंग, लाइफ कैन नॉट कम टू अ स्टैंड स्टिल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, यानी कितनी बड़ी बात कर दी कि किसी भी सर्कमस्टेंस की वजह से लाइफ जो है स्टैंड स्टिल नहीं हो सकती, यानी विराम नहीं लग सकता लाइफ पर। द पोइट्स वर्ड शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद डेथ और स्टेट ऑफ कंप्लीट डोरमेंसी, यानी पोइट के जो वर्ड्स हैं ना शुड नॉट बी कन्फ्यूज, यानी पोइट के वर्ड्स को हमें कन्फ्यूज नहीं पोइट के वर्ड्स को लेकर के हमें कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, यानी पोइट के वर्ड्स को हमें डेथ और कंप्लीट डोरमेंसी नहीं समझना चाहिए। ठीक है, पोइट्स मैसेज इज अबाउट लाइफ एंड ही डज नॉट वांट टू बी रिलेटेड इन एनी वे टू डेथ, यानी वो जो है डेथ से इनको बिल्कुल भी रिलेट नहीं करना चाहता। इट इज़ नॉट अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, यानी ना ही वो इसे ये कह रहा है कि ये इनएक्टिविटी की स्टेट है, बट रादर ऑफ कंटिन्यूड एक्शन एट अ स्लो पेस, लेकिन वो कह रहा है कि स्लो पेस पर हमें कंटिन्यू एक्शन करना है, एंड दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। राइट, if we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Man has टारगेटेड हिमसेल्फ सिंगल माइंडेड, यानी अपने आप को क्या बना लिया, सिंगल माइंडेड बना, यानी सेल्फिश बना लिया है, टूवर्ड साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट, यानी साइंटिफिक प्रोग्रेस और एडवांसमेंट की तरफ। ठीक है, he is so focused to it that he pays no attention to the pros and cons of the reckless progress, यानी वो इतना ज़्यादा तल्लीन हो गया, इतना ज़्यादा फोकस्ड है कि वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है प्रोस एंड कॉन्स ऑफ रेकलेस प्रोग्रेस, यानी अपनी जो अंधाधुंध प्रोग्रेस कर रहा है ना उसके लाभ और हानि क्या हैं, ठीक है, फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है।
एंड मूव्स अहेड विदाउट रिफ्लेक्टिंग ऑन द कंसिक्वेंसेस, और कंसिक्वेंसेस को रिफ्लेक्ट किए बिना आगे बढ़ता चला जा रहा है, यानी अंधाधुंध विकास के चक्कर में वो बिल्कुल भी इसके फायदे और नुकसान की तरफ नहीं देख रहा है। ही डज नॉट रियलाइज दैट इट इज स्पीड, वो बिल्कुल इस बात को भी रियलाइज नहीं करता है दैट इट इज स्पीड दैट इज थ्रेटनिंग हिज जॉय एंड लाइफ, कि इसकी जो स्पीड है ना वो क्या कर रही है, उनकी जॉय और लाइफ के लिए खतरा पैदा कर रही है। द एक्सप्रेशन कीप आवरसेल्व्स गोइंग इज अ कमेंट ऑन मॉडर्न मैन्स मैकेनिकल एंड बिजी लाइफ, यानी मैकेनिक और बिजी लाइफ के ऊपर एक कमेंट है। Man in his rat race for materialism had sacrificed fulfillment of his emotional needs, यानी उसने अपनी फुलफिलमेंट की जो इमोशनल नीड की फुलफिलमेंट है उसको भी क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। ही डज नॉट अंडरस्टैंड इट्स ओन नीड्स एंड हैज बिकम सैड एंड आइसोलेटेड, वो खुद की नीड को भी नहीं समझता है और कैसा बन गया, आइसोलेटेड बन गया है। द आर्म्स रेस and man's rapid advancement towards progress at the cost of nature has brought him on the verge of extinction, यानी वो उसे खत्म होने के कगार पर ले आई है। ठीक है, एज मैंशनड बिफोर द बेसिक कंसर्न ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स इज बीइंग अलाइव, यानी बेसिक कंसर्न क्या, सारे ह्यूमन बीइंग का जीवित रहना है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स आर सिंगल माइंडेड अबाउट सर्वाइवल, यानी सर्वाइवल के बारे में सभी सिंगल माइंडेड हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर इन अ मैड रश टू फिनिश लाइफ, और आज जो जो बहुत ज़्यादा किसमें है, जल्दीबाजी में, टू फिनिश लाइफ एंड अकम्प्लिश ऑल देयर वेरी टारगेट्स, और अपने विभिन्न जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने की जल्दीबाजी में लगे हुए हैं। इफ पीपल कुड स्लो डाउन फॉर वंस एंड डू नथिंग, अगर लोग धीमे हो जाएं एक टाइम के लिए, एंड कुड डू नथिंग फॉर वंस, और कुछ टाइम के लिए कुछ भी नहीं करें, द मैसिव साइलेंस विल इंट्रूड, तो जो भारी मूवमेंट है ना, एक बड़ा मूवमेंट साइलेंस ऑब्जर्व करने का, could intrude the despair of never appreciating or recognizing ourselves, शायद वो क्या हो जाएगा, यानी could intrude the despair, यानी हमारी निराशा को क्या कर देगा, निराशा को हटा देगा, of never appreciating or recognizing ourselves, यानी एक लाइन आई है of never understanding ourselves, यानी sadness of never understanding ourselves। ठीक है, when we look around all we see is an extremely pathetic condition, यानी जब भी हम आसपास देखते हैं ना तो all we see is a pathetic condition wherein people are only concerned or afraid of dying and never of understanding themselves। ठीक है, यानी जहाँ पर लोग चिंतित हैं किसके बारे में, और डरे हुए हैं किसके बारे में, मरने के बारे में, एंड नेवर ऑफ अंडरस्टैंडिंग themselves, और वो बिल्कुल भी अपने आप को समझने के बारे में चिंतित नहीं है। ठीक है, death is a threat to many of us because it means that we will not be able to fulfill all the targets that we create, यानी डेथ से यहाँ सबको डर लगता है क्योंकि डेथ हो जाने के बाद में उनको पता है कि हम अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वी विल नॉट बी एबल टू अकम्प्लिश द टास्क ऑफ सर्वाइवल इन पीस, यानी हम शांति में रह करके जो अपने टास्क को पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, वी विल नॉट बी एबल टू अकम्प्लिश द टास्क, यानी अपने टास्क को पूरा नहीं कर पाएंगे अब सर्वाइवल इन पीस, सर्वाइवल का जो टास्क है उसे शांति से पूरा नहीं कर पाएंगे, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट बट नॉट लीस्ट, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, मैंने आपको कल बताया था दैट अर्थ कैन टीच अस दैट देयर इज स्टिल लाइफ अंडर अपैरेंट स्टिलनेस, the earth can teach us the lesson of preserving and resurrecting life. Earth teaches us how new life emerges from the ashes of the dead remains. Life is an eternal and ongoing process. Man is caught in the cycle of death. New life is believed to rise from the dead remains, यानी ऐसा माना जाता है कि डेड रिमेन से ही नया जीवन उत्पन्न होता है। The irony is these lines, the irony in these lines is that when the earth looks dead and it seems there is no activity taking place, यानी ऐसा लगता है कि अर्थ डेड है और उसमें ऐसा लगता है कि कोई भी एक्टिविटी नहीं चल रही है, it is actually then that the seeds of life are germinating and the sprouting takes place, यानी सीड्स क्या होता है, सीड्स जर्मिनेट होते रहते हैं और स्प्राउटिंग अपनी जगह लेते रहते हैं, यानी प्रोसेस चलती रहती है। सिमिलरली इफ़ वी स्लो नाउ टू रिलैक्स इन साइलेंस एंड इंट्रोस्पेक्ट, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से अगर हम भी जो स्लो हो जाते हैं और इंट्रोस्पेक्ट करने लग जाते हैं तो हम भी मरेंगे नहीं। ठीक है,
It will be truly enlightening moment as the true meaning of life and the cause of our unhappiness will be known to us. हमें पता चल जाएगा कि हमारी अशांति का, हमारे दुखों का कारण क्या है. This paragraph, this stanza is possibly empathetic towards human beings, persuading them to take a lesson from nature. During winter, the earth is blanketed with a coat of ice. मैंने जो है लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था जब आपको पढ़ाई थी ये पोएम, ठीक है, अभी भी दे रहा हूँ. तो ड्यूरिंग विंटर द अर्थ इज ब्लैंकेटेड विद अ कोट ऑफ आइस, यानी सर्दी के टाइम पर जो है बर्फ़ की चादर चढ़ जाती है वर्ल्ड के कई रीजन्स में, ठीक है. एंड इट अपीयर्स एज दो देयर इज नो लाइफ इन द एनवायरनमेंट, और ऐसा लगता है कि एनवायरनमेंट में जीवन है ही नहीं, ठीक है. इवन दी एयर इज फ्रिजिड, यानी एयर भी कैसे होती है, ठंडी हो जाती है, बिल्कुल फ्रॉस्टी हो जाती है. एंड ड्रॉटी, और बिल्कुल सूखी ठंडी, यानी हाउएवर दिस इज नॉट द एंड एंड दिस डज नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, हालांकि ये अंत नहीं है और ये ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकता, ठीक है. द अर्थ गेट्स इट सेल्फ रिफाइंड ऑफ ऑल दीज ट्रिवियल डिस्क्रिपेंसीज, यानी अर्थ क्या कर लेती है, अपने आप को रिफाइन कर लेती है इन तुच्छ सी डिस्क्रिपेंसीज से, ठीक है. काउंटिंग देम एज लॉन्ग एज पार्ट ऑफ द rejuvenation process. Despite all natural disaster and calamities, the earth continues its journey, यानी इतनी प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद भी नेचर जो है अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखती है, अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखती है. ऐसे ही हम भी इंट्रोस्पेक्शन करके अपनी जर्नी को कंटिन्यू रख सकते हैं, बस यही कहना चाहता. आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द साइकिल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन कंटिन्यू, यानी जैसे ही वो आइस मेल्ट होती है, धूप निकलने लगती है, तो वो जो साइकिल है ना, वो जो है कंटिन्यू होने लगती है, ठीक है. द अर्थ रिजुवनेट्स इटसेल्फ एंड मूव्स ऑन अलाइव वंस अगेन, और फिर से कैसी हो जाती है, जीवित सी हो जाती है एक बार, ठीक है. नाउ आई काउंट अप टू 12 एंड यू कीप एंड आई गो, ठीक है. काउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज इन मेडिटेशन, ठीक है. व्हेन द लीडर काउंट्स अप टू 12 द मेडिटेटर्स रीचेस the meditator reaches the point of ecstasy where all distractions wither away and the man is lost in that ecstatic moment. Thus the speaker count up to 12 to make the meditators experience ecstasy, ठीक है, यानी परमानंद को महसूस करने के लिए, अनुभव करने देता है, ठीक है. यानी जो मेडिटेटर होता है उसे परमानंद की अनुभूति होती है. The poet asks man to keep quiet and experience the ecstatic moment of silence which create rejuvenation of thoughts and transition of mindset, ठीक है. He quietly departs, वो जो शांति से चला जाता है, leaving the meditators in an exotic moment, ठीक है. Maintaining a third person viewpoint to the entire dilemma, the poet leads us on a train of thought. Now that he has passed on the message, his work is done, and he quietly leaves the scene. The poet concludes the poem on the scene and pious notes, leaving the listeners in an ecstatic and exotic moment of peace. ecstatic का मतलब होता है परमानंद, ठीक है, ध्यान रखना. The poem is written in a blank verse, ठीक है, blank verse में लिखी हुई है. The title quite logical, it suggests the necessity of quiet introspection. The people of the world are overactive and always on a move, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं. their activities have caused troubles and sufferings, ठीक है, ट्रबल्स और सफरिंग क्रिएट कर दी हैं. कीपिंग क्वाइट विल डू देम अ लॉट गुड, यानी शांति का जो मूवमेंट है वो उनके लिए बहुत अच्छा काम कर देगा, ठीक है. इट विल सेव देम फ्रॉम मैनी हार्मफुल एंड वायलेंट एक्टिविटीज, हार्मफुल और वायलेंट एक्टिविटीज से उनको बचाएगा. इट विल हेल्प इन रिफ्लेक्टिंग ओवर द fate of men and help in creating a feeling of mutual understanding among human being, ठीक है. अच्छा, there are 24 hours in a day in all with 12 hours for a half day. The hours are numbered from 1 to 12 for both the anti-meridian half of the day and the post-meridian half of the day, ठीक है. 12 after am and before pm. In the middle of the day is midday or noon, and 12 after pm and before am. In the middle of the night is midnight. A new day is considered to start with the stroke of midnight.
Furthermore, the basic units of poet may have used 12 for no reason. ये भी कह सकते हैं, ठीक है. What is significant about 12 in the poem? Time 60 seconds, 60 minutes and 24 hours can all perfectly divided by 12. In scripture we find 12 associated with the rule. The sun which rules the day and the moon and the stars which govern the night move through the 12 signs of the जोडियक. ठीक है, यानी जो राशि के हमारे 12 साइंस हैं ना उनके थ्रू मूव करता है. द जोडियक रिजाइड्स इन द ग्रेट सर्कल ऑफ द हेवंस विच इज इटसेल्फ 360 डिग्री. ठीक है, यानी 30 इंटू 12. द हेवनली सिटी ऑफ रिविलेशन हैज 12 गेट्स. यानी जो हेवनली सिटी है ना भविष्यवाणी की रहस्योद्घाटन की जो हेवनली सिटी है उसके भी कितने गेट्स हैं? 12 गेट्स हैं. विद द नेम ऑफ द 12 ट्राइब्स ऑन देम. और उनमें क्या लिखे हुए हैं? 12 ट्राइब्स के नेम लिखे हुए हैं. 12 एंगल्स स्टैंड एट द गेट्स. यानी 12 एंगल्स हैं गेट्स के पास. द वॉल्स हैव 12 फाउंडेशंस. यानी उनमें 12 फाउंडेशंस हैं. गार्निश्ड विद 12 प्रीसिजन स्टोन्स एंड इन देम द नेम्स ऑफ द 12 अपोस्टल्स. और 12 अपोस्टल्स के नाम लिखे हुए हैं. ठीक है, देवदूतों के नाम लिखे हुए हैं. द सिटी इज 12,000 फॉरलॉन्ग स्क्वायर. यानी 12,000 फॉरलॉन्ग स्क्वायर की बनी हुई है. एंड द 12 गेट्स आर 12 पाल्स. और 12 गेट्स में क्या लगे हुए हैं? 12 मोती लगे हुए हैं. ठीक है, द नंबर 12 इज यूज्ड हियर सिंबलिकली ऑफ गॉड्स परफेक्ट गवर्नमेंट. यानी भगवान की जो परफेक्ट मैनेजमेंट है ना उसके लिए यूज किया गया है. ठीक है. The importance of 12 in Judaism and Christianity can be found in the Bible. बाइबल में देखा जा सकता है. The 12th chapter of the Bible starts with God calling Abraham to come out of the land he was living in and go where God would tell him. ठीक है, और वहाँ जाए जहाँ पर भगवान ने उसे बुलाया था. ठीक है. This is the beginning of God's plan to call out a nation unto him that would be ruled by God and be a testimony to all the nations of the earth of the true God. Here we can see the link between perfect government and the number 12. There are 12 days of Christmas. Most calendar system have 12 months in a year. At 12 the hands of a clock are 1. ठीक है, यानी वही बताया था ना लास्ट में फाइनली चीज आ गई यूनिटी वाली. यानी 12 पर तीनों के तीनों हैंड्स क्या हो जाते हैं? एक ही नंबर पर आ जाते हैं. यानी यूनिटी हो जाती है. इट इज वननेस दैट द पोएम कॉल्स फॉर. यानी यही वननेस है जिसकी पोएम में बात की गई है. ठीक है. काउंट द लेटर्स इन द टाइटल कीपिंग क्वाइट. यानी इसमें भी कितने हैं? इसमें भी 12 लेटर्स हैं. देयर आर 12. लिटरेरी डिवाइस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू. सो योर पोएम हैज बीन completed. Thank you and have a nice day. Bye bye.